आपको लग रहा होगा कि देश की अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उस चुनाव में दुनिया भर की एजेंसियों का इंटरेस्ट था। वहां सीआईए भी खेल रही थी, वहां एमएसएस भी खेल रही थी, वहां पर आईएसआई भी प्ले में थी, जमात जैसे जिहादी संगठन भी उस इलाके में खेल रहे थे। कुछ नए निर्णय हुए हैं नई वेस्ट बंगाल की सरकार में, वो अपने आप आपको ये समझा देंगे कि पिछली सरकार का होना भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया था। पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। राज्य सरकार से देश के गृह मंत्री ने एक बार नहीं 11 बार कहा होगा कि हमें बीएसएफ के लिए जमीन दे दी। मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। इस पूरे इलाके में मुस्लिम आबादी 66% से लेकर के 25%, यानी 25 से 66 के बीच की जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज हुआ इन इलाकों में। और यह डेमोग्राफिकल चेंज भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। एक दौर में जो सरकार की मुखिया थी, जो कभी लोकसभा की मेंबर होती थी, वो संसद में रोई थी कि वेस्ट बंगाल में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। लेकिन बाद में जब वो घुसपैठिया तंत्र उनके वोट बैंक का हिस्सा हो गया, वो आंख बंद करके सो गए। 1 सेकेंड লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে। आपको बता रहा हूं, ये सब उतना आसान नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि किसी के बाप में दम नहीं है, और यह भी कहा था कि 7 पुश्तें लग जाएंगी, नहीं कर पाओगे। आप वंदे मातरम भी नहीं गाएंगे, आप तिरंगा भी नहीं लहराएंगे, आपको जय हिंद कहने में दर्द होता है, लेकिन आपको यहां रोटी फूंकनी है, यह नहीं चलेगा। बात करेंगे भारत के आंतरिक सुरक्षा की। किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा में अगर सेंध लगी, आपका देश खत्म हुआ। आप आर्थिक तौर पर कितने ताकतवर हैं, सैन्य तौर पर आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, बावजूद अगर आपको अंदर से खोखला कर दिया गया तो फिर आप खत्म हैं, आप किसी लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कहीं पॉलिटिकल राइवलरी या फिर पॉलिटिकल वॉर से ज्यादा इस देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी वाली लड़ाई थी। भारत के लिए वेस्ट बंगाल का चुनाव, भारतीय एजेंसियों के लिए वेस्ट बंगाल का चुनाव किस कदर महत्वपूर्ण था, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस कदर महत्वपूर्ण था, हम आपको इस वीडियो में यही समझाने आए। अगर आप वेस्ट बंगाल के चुनावों को ध्यान से देखेंगे तो ये कहानी नेशनल ही नहीं, ये कहानी इंटरनेशनल है। एक साथ उस चुनाव में आपको लग रहा होगा कि देश की अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उस चुनाव में दुनिया भर की एजेंसियों का इंटरेस्ट था। वहां सीआईए भी खेल रही थी, वहां एमएसएस भी खेल रही थी, वहां पर आईएसआई भी प्ले में थी, जमात जैसे जिहादी संगठन भी उस इलाके में खेल रहे थे। और वहां पर इन तमाम चीजों को एक तरह का सुरक्षा कवच देने वाली एक सरकार थी, क्योंकि उस सरकार को यह लग रहा था कि अगर वो इन कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाती है तो एक तबका है जो नाराज हो जाएगा। इसीलिए वेस्ट बंगाल का चुनाव केवल चुनाव नहीं था, यह एक आंतरिक युद्ध था, भारत के आंतरिक सुरक्षा को हमेशा के लिए चुस्त दुरुस्त करने के लिए। अगर आप देखेंगे इसमें आईएसआई के आर्म्स नेटवर्क, सीआईए का जो स्टेट प्रोजेक्ट, इसके अलावा चाइनीज इंसर्कलमेंट, जमात, बॉर्डर कॉन्सोलिडेशन, और मैंने आपको बता ही दिया कि एक ऐसी सरकार जो इन हर गलत हरकतों के बीच में एक सुरक्षा का आवरण तैयार कर देती थी, और वहां यह सब हो रहा था। कुछ नए निर्णय हुए हैं नई वेस्ट बंगाल की सरकार में, वो अपने आप आपको यह समझा देंगे कि पिछली सरकार का होना भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया था। कैसे एक सरकार बार बार भारत की सुरक्षा को ताक पर रख रही थी। भारत की आंतरिक सुरक्षा एक तरह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक ऐसा कह लीजिए होल था, जिस होल के रहते भारत की आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करना बेहद मुश्किल था। वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने चुने जाने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट में जो फैसला किया, चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था
देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा। सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में कहा गया कि हम बीएसएफ को जमीन दे रहे हैं। आप समझिए, एक राज्य की सरकार देश की सेना को जमीन देने से इनकार कर दी। ऐसी क्या व्यवस्था वहां चल रही होगी और ऐसी क्या व्यवस्था है कि एक राज्य की सरकार देश की सेना को जमीन देने से मना कर रही है, जबकि सेना बार बार कह रही है कि उस इलाके से घुसपैठ होता है। नए मंत्री जी हैं, उन्होंने फिर से कहा है कि अगले 45 दिन के अंदर हम बीएसएफ को जमीन सौंप देंगे। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल में मौजूदा निर्णय हो रहे हैं, जैसे राज्य की 7 नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जो 7 नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ते हैं, उनकी देखरेख और उनका आधिकारिक जो है मामला सब कुछ एनएचएआई को दे दिया है। राज्य की पीडब्ल्यूडी इकाई के पास था, राज्य ने कहा कि यह हम केंद्र सरकार को देते हैं, यानी एनएचएआई अब उस मामले को देखेगी। इसका क्या मतलब है, यह भी हम आपको समझा देते हैं। अब देखिए, मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन बंगाल, नो मोर वेलफेयर फंड्स फॉर इमाम्स। मदरसों को दी जाने वाली तमाम कहानी खत्म कर दी गई। एक मॉडस ऑपरेंडी है जो मदरसे से चलता है, खासकर देश के उन राज्यों में जो राज्य बॉर्डर के स्टेट है। वहां पर बाकायदा घुसपैठ कराई जाती है, उन मदरसों में लोगों को रखा जाता है, फर्जी पासपोर्ट और सब कुछ दिया जाता है। और उसके बाद की कहानी सबको पता है कि आखिर क्यों वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने इन मदरसों को बैन कर दिया, हाईवे के प्रोजेक्ट्स एनएचएआई को दे दिए गए। इसके अलावा आते ही कहा कि हम बीएसएफ को जमीन देंगे। अगर आप देखेंगे जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा है, इसमें जब आप ध्यान से देखोगे, कूच बिहार से लेकर उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये करीब 590 किलोमीटर में फेंसिंग ही नहीं है। राज्य सरकार से देश के गृह मंत्री ने एक बार नहीं 11 बार कहा होगा कि हमें बीएसएफ के लिए जमीन दे दीजिए। 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। आखिर देश की सीमा पर फेंसिंग न होने से देश का क्या फायदा है? आखिर देश का फायदा नहीं है तो किसी का तो यहां फायदा हो रहा होगा। राज्य की सरकार जमीन देने में आनाकानी कर रही थी, ऐसा कौन सा फसल इस इलाके में राज्य की सरकार कर रही थी? और जिस फसल के नुकसान के डर से राज्य की सरकार बीएसएफ को यह जमीन नहीं दे रही थी। 2016 के मुताबिक राज्यसभा में जो केंद्र सरकार का डाटा है, जो किरण रिजिजू ने कहा कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी है। भारत में घुसपैठ का जो मेजर रास्ता है वो वेस्ट बंगाल का रास्ता है, क्योंकि इन इलाकों में फेंसिंग नहीं है। अगर इन इलाकों में हमने फेंसिंग कर दी तो भारत के अंदर हो रहे घुसपैठ का एक बड़ा हिस्सा हम बंद कर देंगे। आप जब तक घुसपैठ का दरवाजा नहीं बंद करेंगे, आप कैसे ये सोच भी सकते हैं कि भारत के घुसपैठियों को जो घुस गए हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे? आप जब तक इस संख्या पर रोक नहीं लगाओगे तो आने वाले दिन में यह संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, देश में एक ऐसा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जो इनको आधार कार्ड, राशन कार्ड,
पैन कार्ड सब कुछ दे देता है। यानी एक तरफ अगर आप घुसपैठिया निकालो अभियान चला भी दें तो दूसरी तरफ से घुसपैठ लगातार जारी रहे। यानी कि पहले तो आपको वो छिद्र बंद करना पड़ेगा जिस तरफ से ये घुसपैठ का नाला हमारे देश में प्रवाह कर रहा है। लेकिन चूंकि वहां एक दूसरी सरकार थी जिसका कहना था कि जिना, और जब भी आप घुसपैठिया रोहिंग्यास की बात करते थे, पशु तस्करी की बात करते थे, क्राइम की बात करते थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं आप बंगाली अस्मिता पर सवाल उठा रहे हो। हद तो ये हो गई है दर्शकों कि इन इलाकों में, ये जो तमाम बॉर्डर से सटे इलाके हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना, नादिया, साउथ 24 परगना, कूच बिहार, ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में मुस्लिम आबादी 66% से लेकर के 25%, यानी 25 से 66 के बीच की जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज हुआ इन इलाकों में। और यह डेमोग्राफिकल चेंज भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। क्यों? अगर आपको यह सामान्य भाषा में समझना है तो मुझे लगता है इससे बेहतर आप नहीं समझ सकते। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे। सालों पहले सीएए एनआरसी के दौरान जब शर्जील इमाम ने यह कहा तो देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर कही गई यह बात बेहद सीरियस थी। दरअसल शर्जील इमाम जो कह रहा था उसमें डेमोग्राफिकल चेंज का मैसेज छुपा हुआ था। वो ये जानता था कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो बॉर्डर के इलाके हैं उन इलाकों में जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। खासकर उन इलाकों में जो हाईवे से सटे इलाके हैं, जो जमीन है वो मैक्सिमम एक तबके के पास है। वो इस चीज को समझ रहा था और उसने कहा कि क्या हम इसको वहां पर इतना मवाद, इतना कूड़ा डाल सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर दें। यह सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला था और इसके थॉट प्रोसेस में था, इसका बेस था कट्टर इस्लाम। और इसके आधार पर यह बात तो लोगों को समझ में आ गई कि वेस्ट बंगाल में खेल कौन सा चल रहा है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को अगर यह पहले से आइडिया था तो शर्जील इमाम ने यह आइडिया घर घर पहुंचा दिया कि आखिर इस देश का कट्टर इस्लामिक तंत्र जो है, जो जिहादी तंत्र है, जो जिहादी इकोसिस्टम है, वो करना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है। शर्जील इमाम की बात से वो एक तरह से एक्सपोज हो गए। यानी जानबूझकर एक तरह का घुसपैठ जो लंबे समय से चला आ रहा है वो चलता आ रहा है। और यही कारण था कि इन इलाकों की डेमोग्राफिकल चेंज हो गई और एक लंबी प्लानिंग के तहत भारत को कभी अगर डिस्टर्ब करना होगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट को अगर मेन लैंड से काटना होगा तो उसका एक रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर वहां पर ही भारत के लोग नहीं होंगे, वो लोग जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, वो लोग जो वहां के हैं ही नहीं, वो लोग जो बांग्लादेशी अधिकतर होंगे, वहां से भारत को कमजोर किया जा सकता है। अगर भारत की सेना अपना लॉजिस्टिक, अपना हथियार उन रास्तों से ले ही नहीं जा पाएगी, अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह सब चल रहा था दिमाग में लोगों को, और यह एक सिलसिला है जो लंबे समय से चल रहा था। अब वहां चूंकि एक ऐसी सरकार थी कि यहां केंद्र सरकार बार बार कह रही है, वो सरकार जो तुष्टीकरण के कुर्सी पर बैठी हुई है वो एक्शन लेने को तैयार नहीं थी, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। एक दौर में जो सरकार की मुखिया थी, जो कभी लोकसभा की मेंबर होती थी, वो संसद में रोई थी कि वेस्ट बंगाल में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। लेकिन बाद में जब वो घुसपैठिया तंत्र उनके वोट बैंक का हिस्सा हो गया, वो आंख बंद करके सो गए। और यह भारत की सुरक्षा के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। एक ऐसी चिंता जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर आप ये पूरा इलाका देखोगे तो ऊपर चीन चाहेगा कि भारत अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमेशा कमजोर रहे, भारत उस इलाके को फोर्टिफाई न कर पाए, भारत की सेनाओं का मूवमेंट उस इलाके में तेज ना हो। इसके अलावा जो बांग्लादेश के रीजन में जो यूनिस ने किया, यूनिस क्या कर रहा था, यूनिस जब आया और वहां जब कट्टरपंथी ताकतें हावी हुई, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, जमात के लोग बांग्लादेश में हावी होने लगे, वहां पर आईएसआई के लोगों का आना जाना शुरू हो गया।
रंगपुर डिवीजन के अंदर आईएसआई के लोग पहुंचे हैं। लाल मुनिरहाट में एयरबेस स्ट्रिप को एक्सेस करने के लिए चाइना को यूनिस निमंत्रण दे रहा है, और यह वो जगह है जो बिल्कुल हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास का इलाका है। और सामने से कहा जा रहा है कि वी आर गार्जियन ऑफ सी, हम भारत के सी एक्सेस को काट देंगे। बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिया जा रहा है पाकिस्तानी जनरल को। कहा जा रहा है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। यह सब कुछ चल रहा है, और राज्य में एक ऐसी सरकार है जो बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही और ना कुछ बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसको यह लगता है कि वहां रहने वाले लोगों को बुरा लग जाएगा। एक पूरा तंत्र जो केवल घुसपैठियों के लिए काम करने लगा था, भारत की संप्रभुता और भारत की आंतरिक सुरक्षा को ताक पर रखकर। यूनिस सरकार जब वहां एक्सेस मिलता है और शेख हसीना जब छोड़ती हैं, तो आईएसआई के लिए बांग्लादेश खुला मैदान हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर और उसके जो भी गुर्गे हैं, आईएसआई के लोगों ने यह प्लान किया, क्योंकि पाकिस्तान पर बेहद दबाव था कि अमेरिका का, कि अगर आप कश्मीर में कुछ करते हो तो भारत सीधा मारेगा। तो वो प्लान बी पर शिफ्ट होते हैं। वो भारत के ईस्टर्न बॉर्डर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, वो भारत को ईस्ट में फंसाना चाहते हैं। आप ईस्ट में फंसोगे, ईस्ट में इंगेज होगे, तो सीधा आरोप आप पाकिस्तान पर नहीं लगा सकते, आप बांग्लादेश के जमातियों को पकड़ोगे या बांग्लादेश की सरकार को पकड़ोगे। पाकिस्तान की आईएसआई बच जाएगी। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकलती हैं, भारत विरोधी नारे बांग्लादेश में लगने लगते हैं और प्रो पाकिस्तान नारे भी बांग्लादेश में लगते हैं। पाकिस्तान भाई भाई के नारे लगने लगते हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में हवा दिया जाने लगता है। हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदू बहु बेटियों के साथ अत्याचार, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज के साथ लूट, यह सब बांग्लादेश में बड़े स्तर पर चलता है और इसका प्रभाव लगातार वेस्ट बंगाल पर भी डालने की कोशिश हो रही होती है। चूंकि लंबे समय से एक घुसपैठिया तंत्र एक्टिव था, उस इलाके का जो हमने आपको दिखाया, जो इलाका जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से, उन इलाकों में ऑलरेडी जमात के लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए। बल्कि सच तो यह है कि जो पॉलिटिकल तंत्र था वेस्ट बंगाल का, उस तंत्र में जमात के लोग बैठ गए। और वेस्ट बंगाल में जो आपने देखा, वो चाहे कोई भी केस हो, वो जो शेख शाहजहां का केस हो, या फिर जो तौर तरीका वहां की सरकार में बैठने वाले लोग अपना रहे थे, जो उनकी बात करने का तरीका था, जिसमें मुख्यमंत्री सीधे धमका रही है एक तबके को। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। जहां मुख्यमंत्री का भतीजा देश के होम मिनिस्टर को धमका रहा है, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। কত ধানে কত চাল বুঝবো। तो आपको यह समझ में आएगा कि वहां का जो पॉलिटिकल तंत्र था, उसको शायद कहीं दूसरे तंत्र से, दूसरी ताकत से एक तरह का हिम्मत मिल रहा था कि आप लड़िए, हम हैं आपके पीछे। और वो मान रहे थे कि वो जीते हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल इकोसिस्टम तैयार कर लिया था जो वो सोच रहे थे कि इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है। और वो वाकई में उससे तंत्र को ब्रेक डाउन करना मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक वोटरों का जखीरा तैयार हो गया जो केवल आपको वोट करता है। वो इसीलिए क्योंकि आप उनके विचारों के साथ सही में भी और गलत में भी हमेशा खड़े हैं। आप उनका इस्तेमाल अपने आप को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल तंत्र के रूप में कर रहे हैं। इसीलिए कई आर्टिकल्स आपने देखे होंगे कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन वाज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी वॉर। वेस्ट बंगाल 2026 election was a national security war fought against ISI armed networks, America's Joe State project, Chinese encirclement, Jamaat's border consolidation, and a state government that shielded every hostile network operating against India, most vulnerable geography. सब कुछ भारत के खिलाफ हो रहा है। आप ये मत सोचो कि अरे चीन और अमेरिका एक पेज पर कैसे आ जाएंगे। अब भारत को कमजोर करने की बात होगी
चीन भी चाहेगा, बांग्लादेश के जिहादी भी चाहेंगे। अमेरिका सीधा बोल चुका है चाइना के बाद हम और नहीं चाहते कि चीन जैसी कोई और ताकत दुनिया में उभरे। आईएसआई पाकिस्तान क्या चाहेगा वो सर्वविदित है। एक बड़ा गेम प्लान, लंबी तैयारी, जहां भारत को फंसाया जाए इस इलाके में, भारत के इस पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को बढ़ा दिया जाए। और जब इस तरह की डेवलपमेंट्स लगातार आने लगी तो भारत ने कुछ कदम उठाए, वो भी आपको पता है। भारत ने उस पूरे इलाके में, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका है, वहां 3 मिलिट्री गैरिसन्स बिठा दिए। 3 उसी पूरे इलाके में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इलाके में। इसके अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं, जो अभी अभी आपको मैंने बताया कि 7 नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट जो वहां पर हैं, राज्य सरकार ने केंद्र को दे दिए हैं। यानी अब वो हाईवे चौड़े होंगे, उन पर जबरदस्त काम होगा और इनका जिम्मा बीआरओ के पास जाएगा, वो संस्था जो बॉर्डर के इलाकों में रोड तैयार करती है। इन रास्तों का बहुत बुरा हाल है। केंद्र सरकार लेटर लिख लिख के कि लाइए रोड बनाना है, चौड़ा करना है, वहां आना जाना सुलभ होना चाहिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो 20-22 किलोमीटर का जो पैच है ये वाला, इसी से तो नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है पूरा हमारा ये पूरा, और यहीं पर रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, उसके लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है और ना वहां कोई काम कर रही है। आपका कम्युनिकेशन जब तक सुलभ नहीं होगा, आना जाना जब तक सुलभ नहीं होगा, आने जाने के जब तक कई रास्ते नहीं होंगे, तब तक आपको यह लगेगा कि आप यहां फंसे हुए हैं, आप यहां इंगेज हैं। और हर दुश्मन आपको चाहेगा कि इसी जगह पर, चूंकि ये चोक पॉइंट है और चूंकि ये 20-22 किलोमीटर का है, जिसकी चौड़ाई पूरी, जिसको चिकन नेक कहते हैं, 20-22 ही किलोमीटर है, यहां आपको घेरा जा सकता है। भारत उसी की अब तैयारी करने लगा है कि नहीं, ये ड्रामा लंबा चलने नहीं दिया जा सकता है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट अब पूरा देखेंगे, वहां एक तरह की सरकार बैठी है, राष्ट्रवादी सरकार बैठी है। अब वहां नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनेंगे। इंडियन रेलवे जमीन से 50 मीटर नीचे 60 किलोमीटर से ज्यादा का अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क तैयार करने जा रही है, और यह होने वाला है, जो सीधा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाद असम तक जाने की तैयारी है, चीन बॉर्डर तक जाने की तैयारी है। यानी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिक, उनके तोपखाने, उनका हथियार, इंडियन आर्मी का एक्सेस थ्रू इंडियन रेलवे जमीन के नीचे से। फर्ज करिए जो मैंने आपको डेमोग्राफिकल चेंज बताया, वो डेमोग्राफिकल चेंज अगर आपके लिए चैलेंज उत्पन्न कर देता है, जमीन के नीचे से इंडियन आर्मी पहुंच जाएगी। ये जो मैं बता रहा हूं कि फर्ज कीजिए, इसका चांस भी 0.000% है। लेकिन कुछ लोग जो सपना देखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि फर्ज कर लो कि तुमने कर लिया, तो भी तुम इंडियन आर्मी को नहीं रोक पाओगे वहां जाने से। दूसरी बात जो हमने आपको बताया, जो आपको महान शर्जील इमाम साहब बता रहे थे सालों पहले, कि यह बहुत पुराना प्रोजेक्ट है कट्टर जिहादियों का। उनका सपना है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटो। वो इसीलिए क्योंकि है ना थॉट प्रोसेस की डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, बॉर्डर के इलाकों में एक तरह का तबका लगातार आ रहा है, उनको अपने इशारे पर करो, भारत के खिलाफ खड़ा करो और भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चोक करो। जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, यह सब उतना आसान नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि किसी के बाप में दम नहीं है, और यह भी कहा था कि 7 पुश्तें लग जाएंगी, नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर सोचने में पैसा थोड़ी लगता है। अब जब कुछ लोग सोच रहे हैं तो फिर उस बीमारी का इलाज इंडियन आर्मी को करना पड़ रहा है। भारत सरकार वहां पैसे खर्च रही है। इंडियन आर्मी उन इलाकों में कितनी आसानी से पहुंचे, इसके लिए वहां पर एयर बेसेस भी बनाए जा रहे हैं, एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है। इंडियन रेलवे बड़ी तैयारी कर रहा है कि भारत के किसी भी कोने से आप भारत के नॉर्थ ईस्ट वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क के जरिए जाएंगे। अब अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क के जरिए क्या क्या जाएगा, फिर आप सोच लीजिए। और जिन भी लोगों का जो भी सपना है, उस सपने का क्या होगा, यह भी सोच लीजिए। इंडियाज आई टनल रेलवे प्रोजेक्ट्स इज
most vulnerable corridor. West Bengal victory will plug national security hole. Amit Shah, national security hole. वही जो मैं आपसे कह रहा था कि एक ऐसा छिद्र है, खुला हुआ दरवाजा है, टूटा हुआ दरवाजा, आप उस दरवाजे को जोड़ ही नहीं रहे हो। चोर आ रहा है और चोर वापस भी नहीं जा रहा है। चोर को आपको पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हो चोर नहीं है, ये तो अब हमारे परिवार का मेंबर हो गया। वेस्ट बंगाल में ये लंबे समय से चल रहा है। बात केवल वेस्ट बंगाल की नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल से लेकर असम तक ये घुसपैठ का ड्रामा चल रहा था। असम में तो 40% तक डेमोग्राफिकल चेंज है। आप चुनिएगा, आप लोगों को निकालिएगा, आप भगाइएगा, ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, समय लग सकता है। लेकिन भाई जो लोग रोज घुस रहे हैं पहले उनको तो रोको। तो क्या है कि वेस्ट बंगाल में जो नई सरकार आई है वो पहले दिन से गेटवे ऑफ घुसपैठिया को बंद करने में लगी है कि पहले गेटवे ऑफ घुसपैठिया को बंद करते हैं, उसके बाद का इलाज। जिन लोगों को लगता है कि क्या है, जो आ गए उनका क्या होगा, आपका राशन कार्ड जाएगा, आपका आधार कार्ड जाएगा, आपके वोटिंग राइट जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहां के नहीं हैं तो आपको रखना भी नहीं चाहिए। आपसे कहा जाएगा कि आप अपने घर चले जाइए, आप नहीं जाएंगे तो शरणार्थियों की तरह इस देश में पड़े रहेंगे। लेकिन आपके हाथ में इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ताकत नहीं दी जाएगी, संविधान की ताकत नहीं दी जाएगी कि आप तय करेंगे कि इस देश की सरकार, हुकूमत में और कुर्सी पर कौन बैठेगा। और फिर आप इस देश की सड़कों पर, इस देश के संसाधनों में आग भी लगाएंगे। आप वंदे मातरम भी नहीं गाएंगे, आप तिरंगा भी नहीं लहराएंगे, आपको जय हिंद कहने में दर्द होता है, लेकिन आपको यहां रोटी फूंकनी है, यह नहीं चलेगा। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का चुनाव केवल चुनाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक नेशनल सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट को सही सलामत, शायद सही समय पर भी बचा लिया गया है। नहीं तो वो सोचे बैठे हैं कि इंडिया को यहां काटो। एक साथ नहीं, कई ताकतें अलग अलग लेवल पर। और ये पूरा इलाका जो आपको, ये इलाका, बॉर्डर के इलाके देखे जा रहे हैं, इन इलाकों में जानबूझकर एक तरह का इन्फिल्ट्रेशन हुआ। साथ ही वो सब के सब जमात और कट्टरपंथी ताकतें हैं जिन्होंने यहां के आम लोगों का भी मिजाज बदल दिया है। रेडिकलाइजेशन तेजी से फैला है और इस कैंसर को रोकने के लिए जरूरी है कि पहले यहां छोटे छोटे जो दरवाजे हैं उन दरवाजों को पहले बंद किया जाए और उसके बाद जो अंदर आ गए हैं उनका ताबड़तोड़ इलाज किया जाए। और इसीलिए ये चाहे रेलवे प्रोजेक्ट हो, ये चाहे राज्य सरकार ने जो नेशनल हाईवेज की जिम्मेदारी जो NHAI को दे दी है, ये सब के सब का सामरिक महत्व है। ये केवल आने जाने कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये हमारे एडवर्सरीज को भी मैसेज है कि जो आप सोच रहे थे, जो आप करना चाह रहे थे, अब वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में एक ही तरह का झंडा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और वहां आपका इन्फिल्ट्रेशन अब नहीं करने दिया जाएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।